हाँ जी, नमस्कार सभी को। सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर मैं अमित आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले तो हम एक नारा लगाएँगे और वह नारा होगा कि छात्र एकता ज़िंदाबाद। जैसा कि हमारे बहुत सारे एस्पिरेंट्स के द्वारा जो संघर्ष किए गए 3 दिन तक संघर्ष चला आपका प्रयागराज में, उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के सामने जो हमारे मेहनती छात्र हैं, पढ़ाई में भी मेहनत करना पड़ा और उनको आंदोलन भी करना पड़ा। यह हमारे देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। कभी मैंने कभी के नेता को आंदोलन करते हुए किसी भी चीज़ के लिए नहीं देखा कि नेताओं के अधिकार को कोई हनन कर रहा हो या उनको कोई ऐसी अलाउंस है या उनकी जो प्रिविलेज हैं, उनको कम कर दिया गया हो। ऐसी व्यवस्था हमारे देश में नहीं देखने को मिलती। सबसे ज़्यादा अगर कोई झेलता है, तो वह मिडल लोअर क्लास, साथ में आपके स्टूडेंट हैं। पहली बात तो गवर्नमेंट जॉब लगातार कम की जा रही हैं। साथ में उसके बाद में एक के बाद एक नियम और उपनियम जो लाए जा रहे हैं, जिससे छात्र बेचारे बहुत ही परेशान हैं और इन छात्रों की मेहनत जो है को कोई उसका मूल्यांकन नहीं करता है और नेता लोग अपने मौज-मस्ती में लगे हुए हैं। अपना चुनाव चल रहा है, कभी लोकसभा, कभी विधानसभा, तो चुनाव तो अनवरत जारी है। लेकिन आपका जो छात्रों के लिए आंदोलन है, चाहे वह कल पंजाब यूनिवर्सिटी में भी कुछ छात्रों पे लाठीचार्ज की गई। तो ये भारत देश का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, नेता लोग मस्त हैं और बेचारे स्टूडेंट जो हैं वो पस्त हैं। तो तमाम संघर्षों के बावजूद एक जो अपने राइट को लेकर हमारे एस्पिरेंट्स प्रतियोगी छात्र जो जुटे हुए थे, उसमें सफलता थोड़ी-सी मिली है क्योंकि अभी पीसीएस का ही एग्ज़ाम को जो पैटर्न था उसका बदलाव जो किए गए थे, उसको नियम को वापस ले लिया है आयोग ने और नई तिथि भी आ चुकी है एग्ज़ाम की जो कि दिसंबर में होने वाली है। लेकिन आरओ-ईआरओ को लेकर अभी भी संशय बना हुआ है। फिर भी चलिए थोड़ी-सी ही जीत हासिल हुई तो उससे हमको प्रसन्नता है। तो हम छात्र एकता ज़िंदाबाद के नारे लगाते हुए और हम अपने अधिकारों को अगर हमको मिलता नहीं है, तो हम उसको छीन के लेंगे क्योंकि हम देश के युवा हैं और हम ही जो है इस देश का भविष्य निर्धारित करते हैं। भविष्य के विकास में हमारा ही योगदान होता है। तो हम अगर हमारे अधिकारों का हनन होगा, कोई भी सरकार, कोई भी निरंकुशता के आधार पर अगर हमारे अधिकारों का हनन करेगी, तो हम लोग एकजुट होकर उस पे प्रतिरोध व्यक्त करेंगे। तो जैसा कि हम भारतीय संविधान पर चर्चा कर रहे थे और अब हम अपनी पढ़ाई को और गति देंगे क्योंकि एग्ज़ाम आयोग अब जो है तमाम जो आलोचनाओं और उसके बाद में विरोध के बाद में आयोग एक्टिव हो गया। अपने पैटर्न को जो उसने चेंज किया था उसको वापस ले लिया है और एग्ज़ाम की तिथि भी आ चुकी है यूपी पीसीएस की। तो अपनी पढ़ाई को गति देते हैं और जैसा कि हमारी जो क्लासेस हो रही थी भारतीय संविधान पर, उस पर हम चर्चा कर रहे थे भारतीय संविधान पर और भारतीय संविधान पे आप संयोग की बात ही है कि हम अपने मूल अधिकारों पर चर्चा कर रहे थे, यानी पार्ट 3 भारतीय संविधान का, जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स आपके दिए हुए हैं। तो उसकी चर्चा कर रहे थे, तो पार्ट 3 आपका 12 से 35 तक के आर्टिकल उसमें समाहित हैं, जिसमें मैंने बताया था कि आपका जो राइट की बात करें तो उसमें 6 प्रकार के राइट्स वर्तमान में हैं। मौलिकतः इसमें 7 थे, लेकिन वर्तमान में 6 हैं। तो उसकी चर्चा करेंगे आज। जो बेसिकली हमारी क्लास होगी वह आर्टिकल 17, 18, 19 इन तीनों पे होगी क्योंकि 12 से 16 तक के हम देख चुके हैं और जो पहला राइट है आपका राइट टू इक्वलिटी का समता का अधिकार, उसकी चर्चा हम कर चुके हैं। पिछली क्लास में जो आपका मैंने आर्टिकल 16 बहुत विधिवत चर्चा किया था, उसमें बहुत ही डिटेल में क्लासेस हुई थी। उसमें इंदिरा साहनी केस भी बताया था, रिजर्वेशन बताया था और आर्टिकल 16 के सभी क्लॉज की जो है विस्तृत व्याख्या हमने देखी थी। तो आज हम क्लास में क्या देखेंगे, आपका आर्टिकल 17, 18, 19 इन तीनों की चर्चा करेंगे। साथ में 2-3 केस हैं वो भी चर्चा करेंगे, सबकी चर्चा होगी। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग सबसे पहले तो आप पूरी क्लास देखिए, तभी आप समझ पाएंगे कि क्लास का लेवल क्या है, क्लास की जो कंटेंट है या डिलीवरी करने की जो शैली है वो कैसी है, आप उसका मूल्यांकन तभी कर पाएंगे। तो क्लास पूरी देखिए। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िएगा। तो अब विलंब नहीं करेंगे तो चर्चा को प्रारंभ करें। जैसा कि पिछली क्लास में आर्टिकल 16 तक की हमारी चर्चा हो चुकी थी, आज हम चर्चा स्टार्ट करते हैं आपका आर्टिकल 17 से। आर्टिकल 17 जो अस्पृश्यता का अंत की बात करता है, यानी एबोलिश टू अनटचबिलिटी, यानी अनटचबिलिटी का जो एबोलिश करना है यानी उसका अंत करना है, उसकी बात करता है। तो अस्पृश्यता होता क्या है? अस्पृश्यता की बात करें यानी अनटचबिलिटी की बात करें तो इसका कोई भी संविधान में इसका वर्णन नहीं है कि अस्पृश्यता किसको कहेंगे। तो
इस संविधान में वर्णन नहीं है, परंतु एक बार सुप्रीम कोर्ट ने इसकी थोड़ी सी जो है व्याख्या दी। जब जय सिंह बनाम भारत संघवाद आया था, जय सिंह बनाम भारत संघवाद और अन्य केसेस में भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि जो अनटचेबिलिटी है उसका अर्थ जो है शाब्दिक या व्याकरणिक दृष्टि से नहीं है, अपितु उसका अर्थ या प्रयोग क्या है, ऐतिहासिक है। ऐतिहासिक है यानी उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। जैसे हिस्ट्री में आप पढ़ते हैं, पहले छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी या अस्पृश्यता का जो है पहले हुआ करता था, तो उसी को बेस मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो अस्पृश्यता है इसका कोई शाब्दिक या व्याकरणिक अर्थ या प्रयोग नहीं है, प्रयोग से परे है, यानी शाब्दिक या व्याकरणिक प्रयोग से परे है। और इसका अगर देखें तो इसका क्या है, अस्पृश्यता का प्रयोग या अर्थ जो है वह हिस्टोरिकल है यानी ऐतिहासिक है। तो यह जय सिंह बनाम भारत संघवाद और अन्य कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, तो यह बात ध्यान रखनी है। अनटचेबिलिटी की अगर बात करें वर्णन या उसकी व्याख्या तो संविधान में नहीं है। तो पहला आपका आर्टिकल 17 जो एबोलिश टू अनटचेबिलिटी की बात करता है, यानी अस्पृश्यता का अंत करना है। अब अस्पृश्यता का अंत कैसे होगा? एक तो इसमें आर्टिकल 17 में रोकने की बात है, यानी उसको रोका जाए, या कहा जाता है कि आप जो है अस्पृश्यता मत फैलाइए, अनटचेबिलिटी मत फैलाइए, उसकी ओर रोकने की बात करता है। और साथ में आर्टिकल जो 17 है उसमें आपका दंड भी जो है प्रावधान है, यानी दंड का भी प्रावधान है। आर्टिकल 17 में रोकने की बात के साथ साथ दंड का प्रावधान भी करता है। अब दंड का प्रावधान कैसे इसमें दिया गया है कि जो है अगर अस्पृश्यता के आधार पे जो है राज्य क्या कर सकता है, वह दंड का प्रावधान कर सकता है, यानी कानून बना के उसको दंडित करने का भी प्रावधान किया जा सकता है। तो अस्पृश्यता की बात करें तो यह एक दंडनीय अपराध है। और आर्टिकल 35 के तहत कौन, संसद जो है इस पे कानून बनाएगा, और संसद कानून बनाएगा, और संसद ने कानून बनाया भी। कौन सा कानून पहले आया? सबसे पहले आपका 1955 में केस आया। केस क्या, यह कानून आया यानी एक्ट आया 1955 में, और इसको बोलते हैं अस्पृश्यता अपराध अधिनियम। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में संसद के द्वारा बनाया गया। और 1965 में क्या हुआ कि इसमें एक समिति के द्वारा इसमें संशोधन का जो है प्रस्ताव रखा गया था, यानी इस एक्ट में जो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम है 1955 का, इसमें संशोधन का प्रस्ताव रखा 1965 में एक कमेटी ने, और उसी आधार पर फिर 1976 में इसमें संशोधन भी किया गया। देखिए, एक्ट तो मूलतः एक्ट 1955 का ही है, लेकिन इसमें संशोधन किया गया। इसका नाम क्या रखा गया? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्या? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। लेकिन संशोधन किसमें हुआ था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 में, और यह संशोधन हुआ 1976 में। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है कि वर्तमान में अगर बात करें तो यह अस्पृश्यता को रोकने हेतु यह अधिनियम है। कौन सा? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955। इसी के तहत जो है दंड का प्रावधान किया गया है, और अनुच्छेद 35 के तहत संसद ने कानून बनाया था। तो आपको मूलतः आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे पहले अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत की बात की गई है, और इसका जो अनटचेबिलिटी की अगर व्याख्या देखें तो ना इसका उल्लेख संविधान में बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक केस में जय सिंह बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अस्पृश्यता शब्द का प्रयोग शाब्दिक या व्याकरणिक प्रयोग से परे है, बल्कि क्या है, इसका प्रयोग या अर्थ जो है ऐतिहासिक है, यानी हिस्टोरिकल है। तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब अनुच्छेद 17 में ही इसको रोकने की बात की गई है, साथ साथ में आपका दंड का भी प्रावधान इसमें किया गया। तो प्रावधान इसमें संसद को अधिकार दिया गया कि संसद जो है कानून बनाएगी आर्टिकल 35 के तहत। तो संसद ने अस्पृश्यता को रोकने हेतु कानून भी बनाया। कौन सा? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955। इस अधिनियम में 1965 में एक समिति ने संशोधन का प्रस्ताव रखा, और 1976 में संशोधन भी किया गया, और संशोधन करके इसको सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 नाम दिया गया। तो यह ध्यान रखना। अब सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की कुछ बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। देखिए, कोई नियम कानून बहुत बड़े होते हैं, लेकिन उनके मूल बातों को आपको ध्यान रखना है। तो इसमें अगर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की बात करें 1955, ध्यान रखिएगा 1955 का है। और इसमें अगर बात करें तो इसमें क्या क्या बातें हैं, इसको थोड़ा सा आपको ऊपरी आपको पता होना चाहिए, मूल बातें पता होनी चाहिए।
तो इसमें बात किया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में कि पूजा स्थल में प्रवेश से रोकना, या जो है इसको अगर रोका जाता है तो इसमें दंड का प्रावधान है। क्या क्या बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। फिर उसके बाद परंपरागत, धार्मिक, दार्शनिक या अन्य आधार पर अस्पृश्यता को न्यायोचित ठहराना। इसका अर्थ वो ये हुआ कि जैसे परंपरा से चली आ रही है कि आपका जो है अनटचेबिलिटी है, ऐसी व्यवस्था है, या कोई धार्मिक आधार दिया जा रहा है या कोई दार्शनिक आधार दिया जा रहा है कि यह जो अनटचेबिलिटी है यानी छुआछूत है या अस्पृश्यता है, यह जो है बिल्कुल सही है या न्यायोचित है, तो यह इस पर भी जो है दंड का प्रावधान है इस अधिनियम में। उसके बाद बात है कि अस्पृश्यता के आधार पर जो है शेड्यूल कास्ट के किसी व्यक्ति की अगर बेइज्जती की जाती है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा, दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में प्रवेश से अगर रोकता है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। सबसे पहले तो मेरी गुजारिश है आपको, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से सबसे पहले मेरी गुजारिश है कि अनटचेबिलिटी को हर तरीके से समाप्त कर दिया जाना चाहिए। परंतु मेरी बात ध्यान रखिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से समाप्त होना चाहिए, इसको दंड का प्रावधान होना चाहिए, लेकिन छुआछूत होनी चाहिए किसके लिए? कोई अगर धार्मिक स्थलों में रील बनाने जाता है या वहाँ पे अश्लील या फिल्मी गानों पर अगर नृत्य करने का कोशिश करता है तो उसको भारत के नागरिकों को अधिकार देना चाहिए कि उनको वही पटक के इतने लाठी मारे कि वह उनकी दोबारा जो मेरुरज्जु है या आपका जो रीढ़ की हड्डी है वह एकदम ध्वस्त हो जाए, दोबारा जीवन में कभी ना उठ पाए। तो अनटचेबिलिटी को तो बिल्कुल समाप्त करना चाहिए, लेकिन रील बनाने वाले को हमेशा अनटचेबल बनाए रखना चाहिए। यह सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में भी इसको एक जो है क्लॉज में जोड़ते हुए या प्रावधान करना चाहिए कि अगर कोई धार्मिक स्थल या सार्वजनिक स्थल पर कोई भी नाचते हुए पाया जाता है या रील बनाते हुए, तो उसको वही नागरिकों को यह अधिकार होना चाहिए कि वह, सरकार तो बाद में, सरकार दंड का प्रावधान करे या न करे, लेकिन नागरिकों को अधिकार होना चाहिए कि अगर उसको वहीं पे पीट देता है तो उस पर कोई कानूनी सजा या कोई कानूनी जो है उस पर नियम नहीं लागू होंगे, उसको मारने का अधिकार दे दिया जाएगा। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। इतनी दुर्दशा है देश में कि क्या बताएं। लोग ट्रैफिक में ही डांस करना शुरू कर देते हैं। बहुत लोग मंदिरों में जाकर करते हैं। अगर मंदिरों में जाते हैं तो उनको तो विशेष दंड का प्रावधान करना चाहिए, उनको सरकार तो दंडित करे ही कानून के माध्यम से, साथ में नागरिक भी इतने पीट दे उनको कि वह जीवन में कभी रील बनाए नहीं। तो यह व्यवस्था भी लागू होनी चाहिए, मेरा मानना है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छा है, अन्यथा क्या ही बताएं। जिस तरह दुर्गंध फैली हुई है उसकी बात ही मत करो। तो खैर, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम की बातें जो यहाँ है मुख्य उसको आपको ध्यान रखना है। दुकान, होटल या सार्वजनिक मनोरंजन स्थल में अगर कोई प्रवेश से रोकता है तो उस पर भी दंड का प्रावधान है। अस्पताल है, शैक्षणिक संस्थान है या हॉस्टल में सार्वजनिक हित के लिए प्रवेश से अगर किसी को रोका जाता है तो वह भी, इसमें दंड का प्रावधान है। अगर प्रत्यक्ष या सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है आपका, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगर आप छुआछूत या अस्पृश्यता को मानते भी हैं, करते हैं या नहीं करते हैं, मानते भी हैं, तो यह दंडनीय अपराध है। यानी सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में यह व्यवस्था है कि अगर आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अनटचेबिलिटी को मानते भी हैं, यानी आपकी मान्यता भी होती है या मानते भी हैं, तो उसके तहत यह दंड का प्रावधान है। फिर उसके बाद में किसी व्यक्ति को सामान बिक्री करने यानी उनको सामान देने से या सेवा देने से अगर कोई मना कर देता है तो उसको भी दंड का प्रावधान किया गया है। और दंड में अगर बात करें तो दंड बहुत ज़्यादा नहीं है। दंड की व्यवस्था में अगर देखें तो 500 रुपये, या इस कानून की बात हो रही है आपका 1955, 500 रुपये या 6 माह की सज़ा, 6 माह की सज़ा, दोनों में से एक हो सकता है या दोनों भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम में ये सारी व्यवस्था है जिसमें पूजा स्थल पे रोक, परंपरागत, धार्मिक या दार्शनिक अन्य आधार पर अगर आप अनटचेबिलिटी को न्यायोचित ठहराते हैं यानी सही मानते हैं तो भी इसके तहत दंड का प्रावधान है। इसमें 500 रुपये या आपका 6 माह की सज़ा या दोनों हो सकता है। तो इसके तहत 6 आपका सज़ा भी ध्यान रखिए और दंड का जो बात है वह भी मैंने बता दिया। तो अस्पृश्यता अपराध अधिनियम मूलतः कानून 1955 का है, इसको याद रखना है। अब बढ़ेंगे आपका आर्टिकल
जो 18 है, आर्टिकल 18 बात करता है आपका एबोलिश टू टाइटल 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 यानी उपाधियों के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत की बात करता है, और इसमें उपाधियों की अगर बात करें तो इसमें एक्सेप्शन है, यानी शिक्षा और सेना की उपाधि, इसमें कोई भी उपाधि होती है तो वह इसमें नहीं मानी जाएगी। बाकी जितनी भी अगर आप कोई उपाधि लेते हैं, यानी अपने नाम की आगे, जैसे शिक्षा में देखिए कोई जो है पीएचडी होल्डर होता है तो वो क्या, वो डॉक्टर लगाने लगता है, डॉक्टर, वैसे भी डॉक्टर, मेडिकल वाले भी डॉक्टर लगाते हैं, तो ये सब उपाधि नहीं है, ये एक्सेप्शन है। बाकी शिक्षा और सेना के अलावा, जैसे सेना में भी आप देखते हैं कमांडर, चीफ कमांडर, एयर चीफ मार्शल, ये सारी चीज़ें होते हैं, मेजर होते हैं, लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, तो उनको छोड़ के, यानी शिक्षा और सेना की जो उपाधियां हैं, टाइटल हैं, उनको छोड़ के बाकी सब पे लागू होता है। और आप यह समझ लिए भारत की ही उपाधि नहीं, आप अगर कोई विदेशी उपाधि भी धारण करते हैं, विदेशी, भारत और विदेशी दोनों उपाधियों पर यह व्यवस्था है। तो आर्टिकल 18 जो उपाधियों के अंत की बात करता है, यानी उपाधियां नहीं लगाई जाएंगी, लेकिन शिक्षा तथा सेना को, इनको छोड़ के आपका ये अपवाद है। बाकी भारतीय विदेशी कोई भी आप अगर उपाधि लगाते हैं तो वह स्वीकार नहीं है। हाँ, विदेशी उपाधि अगर धारण करना चाहते हैं, आप धारण करना चाहते हैं, और अगर उस पर राष्ट्रपति अनुमोदित उसको कर देता है, यानी अनुमति दे देता है राष्ट्रपति, तो उसको ग्रहण किया जाएगा। अन्यथा जो है कोई भी उपाधियों की अंत की बात करता है तो यह बात आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 18। अब एक केस इसमें बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक केस है बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद। इस केस में 1996 का केस है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या कि जो आपका पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है और पद्म श्री, आपको पता होना चाहिए भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वह क्या है, भारत रत्न है, भारत रत्न है। उसके बाद फिर सेकंड आपका आता है क्या, पद्म पद्म विभूषण आता है, पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण आता है, पद्म भूषण, फिर आता है लास्ट में आपका पद्म श्री। तो यह आपके जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत में वो है। श्रेणी आपको ध्यान रखना है, ऊपर से नीचे आप जाएंगे तो भारत रत्न सबसे बड़ा है, उसके बाद पद्म विभूषण है, फिर पद्म भूषण है, फिर पद्म श्री। तो यह बालाजी राघवन बनाम भारत संघवाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पद्म विभूषण है, पद्म भूषण है, पद्म श्री, ये उपाधि नहीं है, ये उपाधि नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आपको ध्यान रखना है ये उपाधि नहीं है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना है। कोई आपके पद्म विभूषण अगर लिख रहा है आगे तो यह उपाधि है नहीं, आपको ध्यान रखना। तो उपाधियों का अंत की बात की गई, एबोलिश टू टाइटल, और इसमें आपको एक्सेप्शन जरूर ध्यान रखना है। शिक्षा और सेना में अगर कोई आज भी देखते होंगे, सेना में तमाम तरीके के जो टाइटल होते हैं लोग लगाते हैं, शिक्षा में भी लगाते हैं, डॉक्टर जो आपकी डॉक्टरेट की डिग्री या जो वैसे मेडिकल डॉक्टर होते सब लोग लगाते हैं, तो उसको उसको माफ किया गया है, यानी वह अपवाद है। तो यह चीज ध्यान रखना। अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका जो आएगा वह है आपका, आप देखिए हम यहाँ पे राइट टू इक्वलिटी कंप्लीट कर चुके हैं। क्या, राइट टू इक्वलिटी कंप्लीट कर चुके हैं। राइट टू इक्वलिटी मैंने बताया था आर्टिकल आर्टिकल कितना, 14 से 18 तक कंप्लीट, 14 से 18 तक कंप्लीट हो गया आर्टिकल। अब जो हम अगला जो आपका मूल अधिकार पढ़ेंगे, यानी अगला जो आपका फंडामेंटल राइट है वह कौन सा है, वह है आपका राइट टू फ्रीडम। क्या है, राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें आर्टिकल 19 से 22 हम पढ़ेंगे राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत। तो आपका पहला राइट टू इक्वलिटी समाप्त हो गया, और आप देख रहे होंगे 3-4 क्लासेस में इसको समाप्त किया गया है। तो इसकी विस्तृत विवेचना किस स्तर की है आपको पता चल गई होगी। तो यानी हम बहुत डिटेल में चल रहे हैं, और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फंडामेंटल राइट्स का। तो इसमें बहुत सारे केसेस भी हम देखते हुए साथ साथ में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी देखते हुए चल रहे हैं। तो जैसा कि अब यहाँ से 18 तक की समाप्ति हो चुकी है, अब अगला जो हम आपका जो 6 आपके मूल अधिकार हैं उसमें अगले में प्रवेश कर रहे हैं, राइट टू फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। और स्वतंत्रता के अधिकार में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है हम सब के लिए, वह आ चुका है आपका आर्टिकल 19। और आर्टिकल 19 में अगर बात करें तो इसमें
मूलतः वैसे सब्जेक्टिव रूप से अगर देखें तो लोग ले लेते हैं क्या, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हालांकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम देखेंगे। तो यह मूलतः आप ले लेते हैं वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, परंतु वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें तो आर्टिकल 19A के 19 का जो क्लॉज 1 है उसके तहत ए जो नंबर का आर्टिकल है उसमें वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो मिला के आपको ध्यान रखना है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19, और 19 में अक्सर लोग यही जानते हैं कि 19 के अंतर्गत ये है, लेकिन 19 में बहुत सारी बातें हैं, तो हम सब्जेक्ट के रूप में इसको हम 19 को ऊपर नहीं लेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करें तो आर्टिकल 19 में क्या है, तो इसको सबसे पहले डिवाइड कर दीजिए आप। कैसे डिवाइड करेंगे, एक मिनट में थोड़ा सा बिल्कुल विधिवत बताना चाहूँगा। तो अगर आर्टिकल 19 को डिवाइड करेंगे तो आर्टिकल 19 को आप डिवाइड करना, तो 19 का जो पहला क्लॉज है, जो पहला क्लॉज है आपका, जो पहला क्लॉज है ये देखिए, पहला जो क्लॉज है यह इसमें नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, ध्यान रखिएगा। और फिर उसके बाद जो 19 का अगला क्लॉज है 2 से लेके 6 तक, वह राज्यों को प्राप्त अधिकार है। यह बात शायद ही कोई जानता होगा, बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि जो आपका राइट टू फ्रीडम या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यह इसमें राज्य को भी अधिकार है क्या, बिल्कुल है। और अगर बात करें नागरिक को अधिकार की, तो उसमें 19 का जो पहला क्लॉज है सिर्फ उसी में अधिकार दिए गए हैं, ए से लेकर जी तक, और बाकी जो 2 से लेकर 6 तक क्लॉज है 19 के, वो सारे राज्य के पास अधिकार हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो 19 को पहले तो आप इसको बाइफरकेट करिए। तो अगर इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो 19 का जो पहला क्लॉज है वह नागरिकों को जो है प्राप्त अधिकार है, और साथ में आपका जो 19 का 2 से लेकर 6 तक का क्लॉज है वह राज्य को प्राप्त अधिकार है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें भारतीय नागरिकों को प्राप्त कौन कौन से अधिकार हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखिएगा, सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं फंडामेंटल राइट में। आर्टिकल में बता दे रहा हूँ, 15, 16, 19, 29, 30, ये इतने आर्टिकल आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कौन कौन से, 15, 16, 19, 29, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। बाकी जो अधिकार हैं वह सबको, भारत विदेशी सबको प्राप्त हैं भारत में। तो ये चीज ध्यान रखना है। तो 19 किसके तहत आएगा, 19 किसमें सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, तो यह बात आपको ध्यान रखनी है। 15, 16, 19, 29 ये आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, अच्छे से याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको। तो 19 के अंतर्गत ही यह है। तो जैसा कि 19 का पहला क्लॉज नागरिकों को प्राप्त अधिकार है, जबकि 19 के दूसरे से 6 तक क्लॉज में अगर जाएंगे तो वह राज्य को प्राप्त अधिकार है। अक्सर लोग जानते होंगे फंडामेंटल राइट सिर्फ जो है नागरिकों को प्राप्त होते हैं, नागरिकों को नहीं राज्य को भी प्राप्त हैं, क्योंकि मैंने बताया था मानव अधिकार और मूल अधिकार में यही अंतर है कि मानव अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में आप नहीं छीन सकते, यानी उनको नहीं छीना जा सकता। जबकि फंडामेंटल राइट्स हैं, इन पे तो आपका टर्म एंड कंडीशन है ही, साथ में जब इमरजेंसी हम पढ़ाएंगे तब बताएंगे कैसे कैसे आपके राइट्स स्वतः समाप्त हो जाते हैं। तो मूल अधिकार और जो मानव अधिकार है, इसमें यही डिफरेंस है, आपको याद रखना है। मानव अधिकार आपके प्राकृतिक होते हैं, जबकि यह संवैधानिक दृष्टि से दिया गया है। तो इस पे युक्त प्रतिबंधन है, साथ साथ में आपका इमरजेंसी के टाइम भी इसको जो है आपका वो स्वतः समाप्त हो जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अब आर्टिकल 19 के अंतर्गत ही अब हम चलेंगे। तो 19 का जो मैंने बताया कि 19 का 1 जो क्लॉज है वह नागरिकों को प्राप्त है। तो 1 में, अब 1 में के अंतर्गत चलेंगे, ध्यान रखिएगा। तो आर्टिकल 19 1 का जो ए नंबर का आर्टिकल है उसमें क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह आपको ध्यान रखना है। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो ये आपका नंबर का आर्टिकल है 19(1) का ए है ये। अब इसमें एक चीज और, इसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका, ध्यान रखिएगा, एक मिनट। इसमें भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपका 19 में, ये जो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसके अंतर्गत अगर बात करें तो इसमें ये वाक का जो व्यवस्था है यानी स्पीच का, यह आपका अमेरिकी संविधान से है प्रेरित है, अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। जो कि अभिव्यक्ति की अगर बात करें, एक्सप्रेशन की,
एक्सप्रेशन की यह आपका भारत की जो है विशेषता है। यानी भारत की विशेषता है क्या अभिव्यक्ति, यानी भारतीय संविधान भारतीय लोगों से या भारत की परंपरा से प्रेरित है, जबकि वाक की फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो यह अमेरिकी संविधान से प्रेरित है। यह भी ध्यान रख सकते हैं। तो आर्टिकल 19(1) का जो ए आर्टिकल है, यह एक क्लॉज है, वह क्या कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है आपको। लेकिन स्वतंत्रता है तो इस पर टर्म एंड कंडीशन है। क्या कंडीशन है, इसको भी ध्यान रखना है। तो अब हम कंडीशन पे चलेंगे तो इस पर रोक कैसे लगती है। अगर भारत की एकता एवं प्रभुता, साथ में राज्य की सुरक्षा या विदेशी राज्यों से मित्रवत संबंध या सार्वजनिक आदेश है, नैतिकता की स्थापना करने हेतु न्यायालय की अवमानना अगर करता है, मानहान है या किसी अपराध में संलिप्तता है, तो इस आधार पर 8 आधार हैं, आपको ध्यान रखने हैं। और इन 8 आधारों पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। और मैंने बता दिया कि 2 से 19 का जो क्लॉज 2 है, 2 से लेकर 6 तक यह राज्य को प्राप्त है, यानी राज्य इस पे प्रतिबंध लगाएगा। तो आर्टिकल 19 का जो दूसरा क्लॉज है उसमें यह दिया गया है कि भारत की एकता एवं संप्रभुता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी मामलों से मित्रवत संबंध, सार्वजनिक आदेश है, नैतिकता की स्थापना करने हेतु न्यायालय की अगर अवमानना किया जाता है, मानहानि है, अपराध में अगर संलिप्तता है, तो इस आधार पे कुल 8 बेस हैं। बेस आधार पे इन पे जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर जो है रोक लगाया जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इतना कायदे से मैं फिर से कह रहा हूँ, आप एक बार समझने की कोशिश करिएगा। बहुत डिटेल में चलेंगे और साथ में बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से। देखिए यहाँ पे 19(1) का एक आर्टिकल है, यहाँ पे तो इसका विषय है क्या दिया गया है 19(1) में, और साथ में इस पर किस कंडीशन में रोक लगाई जा सकती है, यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब रोक किस आर्टिकल के तहत लगाई जाएगी, तो इसमें 19 का जो दूसरा क्लॉज है उसके तहत ये पहले इस पे रोक लगाई जाएगी। मैंने बता दिया 2 से लेकर 6 तक राज्य को प्राप्त अधिकार है, तो राज्य ही रोक लगाएगा। और यह आर्टिकल इधर लगाने वाला रोक की बात है, यानी युक्त प्रतिबंध की बात है, और इधर जो है आपके राइट्स हैं। तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना, समझ समझ के याद रखना। तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो चुका। आर्टिकल कौन सा है, 19 का पहला क्लॉज, जिसमें ए पॉइंट, ये चीज आपको अच्छे से ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। अब बात करें 19 का पहला ही क्लॉज है, लेकिन बी पॉइंट, बी पे चलेंगे तो बी 19 का 1B आर्टिकल जो है, यह आपको ध्यान रखना है। तो इसमें क्या है अधिकार, और यह अभी आपको ध्यान रखना है कि अभी चर्चा में भी रहा। हमारे जो हम लोग छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, एस्पिरेंट हैं, आपकी गवर्नमेंट एग्जाम की जो तैयारी करने वाले बच्चे हैं, सब लोग कहाँ पे जुटे थे, आपके इलाहाबाद प्रयागराज में जुटे। और वहाँ पे क्या शांतिपूर्वक तरीके से निरायुध, यानी बिना हथियार और उसके इकट्ठा हुए अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। तो वह आपका जो शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का अधिकार है, वह आर्टिकल 19(1) के बी में है। यह बात ध्यान रखना है, ये आपका राइट है। हालांकि राइट पे किस तरह लाठियां चली, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। कभी भी देखिए, नागरिकों के अधिकारों पर लाठियां चलेंगी, लेकिन नेताओं के अधिकारों पे कभी नहीं चलती हैं। यह बहुत बड़ा देश का दुर्भाग्य है, यह चीज आपको ध्यान रखना है। तो 19(1) के बी पे आपको ध्यान रखना है, शांतिपूर्वक तो करना ही, साथ में बिना निरायुध यानी बिना हथियार के सम्मेलन का अधिकार है। लेकिन इस पे रोक किस आधार पे लगाई जा सकती है, इस पे रोक किस आधार पे लगाई जा सकती है, इसका आधार यह है कि भारत की एकता या अखंडता अगर प्रभावित होती है, या सार्वजनिक आदेश का आपका उल्लंघन होता है, या यातायात में कोई समस्या होती है, तो उसके आधार पर आपको 19(3) आर्टिकल इसका बेस है। और इसके आर्टिकल 19 का जो 3 क्लॉज है, उसके तहत राज्य जो है तो यह आपका अधिकार छीन सकता है, यह ध्यान रखना है। फिर अगला जो आर्टिकल है 19 का पहला ही क्लॉज चल रहा है। देखिए फिर से बार बार मैं बताऊंगा, कंफ्यूज नहीं होना। 19 का जो पहला क्लॉज है, उसी के अंतर्गत सारे पार्ट आपके जो अधिकार हैं, आपको जो प्राप्त है या हमको जो प्राप्त है, वो इसके अंतर्गत है। लेकिन जब दूसरे क्लॉज से 6 क्लॉज तक चलेंगे, यानी दूसरे से 6वें तक चलेंगे, तो वो राज्य को अधिकार है।
राज्य को अधिकार दिए गए हैं कि ये जो आपके पास अधिकार है उस पे आपका प्रतिबंध लगा सके। तो ये बात आपको भूलना नहीं है। तो फिर अगला जो चलते हैं, तो अब अगला आर्टिकल जो आपके सामने है वह 19(1) का आपका जो है वह कौन सा है, आपको ध्यान रखना है 19(1) का सी पे, यानी तीसरे से कुल मिला के अगर बात करें तो 19(1) के सी पे चलेंगे। अब इसमें क्या है, इसमें संगम, संघ या सहकारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाने का अधिकार है। तो यह आपको ध्यान रखना, सहकारी समितियां भी बनाने का आपको अधिकार है। और ये सहकारी समितियों की अगर बात करें तो यह आपका पता होना चाहिए कि यह 97 संशोधन जो आया था 2011 में, 97 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया 2011 में, उसमें यह सहकारी समितियों को जोड़ा गया था। तो यह आपको ध्यान रखना है कि 97 संशोधन के माध्यम से जो 2011 में आया उसमें सहकारी समितियों को भी इसमें ऐड किया गया। वरना पहले क्या था, संगम या संघ बनाने का अधिकार है आपका आर्टिकल 19(1) क्लॉज के सी में। तो सी में यह अधिकार है, लेकिन सहकारी समितियां भी इसमें ऐड कर दी गई, यानी आपको सहकारी समिति बनाने के आपका जो है राइट है, फंडामेंटल राइट है। और यह 97 संशोधन के माध्यम से 2011 में किया गया था। अब इस 19(1) के सी में अगर बात करें तो इसको किस आधार पर रोका जा सकता है, यानी इसका अधिकारों का हनन किस आधार पर किया जा सकता है, अधिकार छीने जा सकते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना है, क्या भारत की एकता एवं संप्रभुता और साथ में सार्वजनिक आदेश एवं नैतिकता। देखिए, मोरालिटी की बात भी हम ही लोगों के लिए लागू होती है। कोई नेता हमको आज तक जो है नैतिक नहीं दिखा, इथिकल वैल्यूज उसके बहुत ही माइनस में होते हैं। कोई नेता अगर देखें तो वह नैतिकता का पालन तो बिल्कुल नहीं करता। बहुत कम होते हैं जो नेता नैतिकता का पालन करते हैं। तो यह आपको ध्यान रखना, नैतिकता के आधार पर आपको यह इस राइट से वंचित किया जा सकता है। और यह जो आधार है आर्टिकल 19 का जो चौथा क्लॉज है वह ध्यान रखना है। तो 2 से 6 तक के, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 2 से 6 तक के राज्यों को प्राप्त अधिकार हैं। और ये 2 से 6 तक के जो अधिकार हैं राज्य को प्राप्त, इन्हीं आधार पे आपका जो है ये जो आपके फंडामेंटल राइट है नागरिकों को प्राप्त, उसको रोका जा सकता है। यानी इनके आधार दिए हुए हैं। आधार कौन से हैं, आधार के अलग अलग इसमें आर्टिकल में आधार हैं, इसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ आपके सामने। अब अगला जो आर्टिकल है 19 का टी, 19 का 1 ही चल रहा है। अगर आपसे कोई पूछे आर्टिकल 19 के तहत आपको किस अनुच्छेद में आपको अधिकार प्राप्त है, तो ओनली क्लॉज 1 ही याद रखना है। उसमें क्लॉज 1 में ABCDE तक चलते हैं, तो यह आपको ध्यान रखना है। बाकी जो क्लॉज 2 से 6 है वह राज्यों को प्राप्त है। तो अब अगला जो क्लॉज 1 का डी है वह क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र में आपको सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार है, यानी कहीं भी आपको आने जाने का अधिकार है। आपके भारत का जो राज्य क्षेत्र है वहाँ पे कहीं भी आप आ जा सकते हैं, इसका अधिकार आपको 19(1) के डी में है। और अगर इस पे बात करें रोकने की, तो आपको यह ध्यान रखना है इस पे किस आधार पर रोक लगाई जा सकती है, यानी यह अधिकार आपको किस आधार पर राज्य छीन सकता है। तो वह ध्यान रखना है कि आम लोगों का हित न प्रभावित हो, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसी एसटी का यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का जो है सुरक्षा या उसके हित नहीं प्रभावित हो। जैसे मान लीजिए आप पहाड़ी क्षेत्र या जनजातीय क्षेत्रों में जाते हैं, तो वहाँ पे जैसा कि आपके शेड्यूल्ड ट्राइब लोग रहते हैं, उनका कल्चर, उनका रहन सहन, उनका जो व्यवस्था होता है वो अलग होता है। तो उस तरीके से आपको घूमने का तो अधिकार है, आवास संचरण का अधिकार है, परंतु आप जाइए जनजातीय क्षेत्रों में, उनकी जो सुरक्षा है, ऐसा आप काम कर दीजिए कि उनकी सुरक्षा प्रभावित हो जाए या उनके हित प्रभावित हो जाए, तो ऐसा अधिकार नहीं है। और इन्हीं आधारों पे आपका यह जो राइट है उसको पे रोक लगा सकता है राज्य, और इसका प्रावधान आपका ध्यान रखना है 19 का जो 5वां क्लॉज है उसके तहत किया गया। अब उसके बाद बात करें आपका जो आर्टिकल 19(1) का ई है, ई को भी देख लीजिए। तो ई में क्या है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में आपको निर्बाध घूमने तथा वहीं पे बस जाने या वहाँ पे निवास, यानी आप अगर मान लीजिए दिल्ली जाते हैं, वहाँ पे घूम सकते हैं, वहाँ बस सकते हैं, वहाँ रह सकते हैं, यह आपको अधिकार है। फिर उसी में ग्राउंड क्या आता है, इसके इन अधिकारों पर रोक कैसे लगाई जा सकती है, तो फिर से वही है कि आपका आम लोगों का हित न प्रभावित हो, साथ में आपका एसटी की सुरक्षा
यानी शेड्यूल ट्राइब की सुरक्षा या हित न प्रभावित हों, और इनको आर्टिकल 19 का जो 6वां क्लॉज है उसके तहत राज्य या आपके अधिकार को रोक सकता है। यानी भारत के राज्य क्षेत्र में किसी भी भाग में निर्बाध घूमने का या बस जाने का या निवास करने का जो आपका अधिकार है वह आपका राज्य उसको रोक सकता है। अगर आप एसटी के हित प्रभावित करते हैं, उनकी सुरक्षा प्रभावित करते हैं या आम लोगों का हित आप प्रभावित करते हैं तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। फिर अगला जो अंतिम 19 का जो पार्ट है वह जी है। हालांकि जी से पहले आपको एफ भी जानना जरूरी है, तो आपको एफ भी जानना जरूरी है। मैं एफ यहाँ पे लिख रहा हूँ। आर्टिकल 19 का जो 1 का क्लॉज एफ है, एफ ध्यान रखिएगा, एफ है, इसको ध्यान रखना है। आपको प्राप्त था यह अधिकार, अब समाप्त कर दिया गया है। आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 और इसमें एफ, और एफ में क्या है कि आपको संपत्ति खरीदने, अधिग्रहण करने, बेचने का अधिकार है। अधिकार था, है नहीं था, आपको ध्यान रखना, क्योंकि इसको समाप्त कर दिया गया है। आपका 44वां संविधान संशोधन जो आया था 1978 में, 1978 में जो आपका 44वां संविधान संशोधन आया जिसमें आर्टिकल 19 का 1 क्लॉज एफ, जिसमें आपको संपत्ति खरीदने, अधिग्रहण करने और बेच देने का अधिकार था, इसको खत्म कर दिया गया। और फिर इसको किससे खत्म किया गया, तो 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसको खत्म कर दिया गया था। तो यह आपको भी ध्यान रखना है। अब यह खत्म हो गया तो सीधा हम ई के बाद जी यहाँ पे आएंगे। तो जी आपका क्या कहता है, आप जी भी हम लिख रहे हैं यहाँ पे, आपको ध्यान रखने हैं। किस आर्टिकल में पहुंच गए हैं, आपका जो 19 आर्टिकल के तहत आपको प्राप्त अधिकार है उसमें जो लास्ट अधिकार है वह आपका हम यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। इसको मिटा ही देते हैं पूरा, तो आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाएगी। तो आर्टिकल 19 का जो अंतिम भाग है, आर्टिकल 19 का जो पहला क्लॉज है, और पहले क्लॉज में क्या जी अनुच्छेद है, ठीक है, ये आपको प्राप्त अधिकार है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें कोई भी आपको वृत्ति व्यवसाय या कारोबार करने का अधिकार है। आपको कारोबार करने का अधिकार है। देखिए राइटिंग में मत जाइएगा, हम यहाँ राइटिंग बनाने नहीं आए हैं, आर्ट के विद्यार्थी नहीं हैं, ध्यान रखिएगा। लिखने की मेरी जो है राइटिंग बहुत अच्छी बनती है, आप उस पर मत जाइएगा। यहाँ आर्ट, हम यहाँ कलाकारी दिखाने नहीं आए हैं। आपको नॉलेज चाहिए, नॉलेज लीजिए। तो ये मत सोचिएगा अरे सर पढ़ा रहे हैं लेकिन इनकी राइटिंग देखिए, एक जा रही कलकत्ता तो एक जा रही थी भरूच। कलकत्ता भरूच नहीं जा रही है, हम इसे लिख ही रहे हैं, जानबूझ के लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ हम कलाकारी करने नहीं आए हैं, सुलेखन हमको आता है बट यहाँ नहीं करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो कोई भी व्यवसाय कारोबार करने का अधिकार आपको है आर्टिकल 19(1) के जी के तहत। यह व्यवस्था है, आप ध्यान रखिएगा। इस पे कैसे रोक लगाई जा सकती है, यानी आपका टर्म कंडीशन है युक्त प्रबंधन नहीं, प्रतिबंधन है। और कैसे है, तो इस पे अगर आपको व्यवसाय के लिए क्या प्रतिबंधन तो नहीं है, लेकिन इस पे जो है सरकार क्या कर सकती है, आपको कोई व्यवसाय करना है, मान लीजिए किसी स्टेट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे राज्य क्या कर सकता है कि आपके लिए क्या पेशेगत, अगर मान लो जो पेशा आप कर रहे हैं तो पेशेगत योग्यता का व्यवस्था कर सकता है कि आप इस योग्यता को रखते हैं, या कोई तकनीकी योग्यता है वह आपसे राज्य कह सकता है कि यह योग्यता रखते हैं तो आप जो है यह काम कर सकते हैं। तो यह राज्य कर सकता है, यह चीज ध्यान रखिएगा। और साथ में राज्य क्या कर सकता है, इसी के तहत इसी आपके अधिकार पे क्या, किसी व्यापार व्यवसाय सेवा को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से पार्शियल एंड फुली, तो पूर्ण या आंशिक रूप से क्या कर सकता है, स्वयं जारी रख सकता है, राज्य स्वयं जारी रख सकता है।
जारी रख सकता है। और इसका जो आर्टिकल है, यानी अब यह राज्य करेगा तो राज्य को प्राप्त अधिकार है, तो यानी आर्टिकल इसकी अगर बात करें तो यह 19 का जो अंतिम क्लॉज है, 19 का अंतिम क्लॉज क्या 6 है, 6 आपको ध्यान रखना है। तो अब हो गया, हमारा कंप्लीट बात हो चुकी। मैंने क्या बताया कि आपका जो 19 आर्टिकल है उसमें पहला क्लॉज आपको ध्यान रखना है कि जो पहला क्लॉज है वह भारतीय नागरिकों को प्राप्त अधिकार हैं। अब पहले ही क्लॉज में ए बी सी डी ई एफ जी, तो एफ तो समाप्त कर दिया गया, तो बचा जी, तो यह आपको ध्यान रखना है। और इसमें जो 19 का 2 से लेकर 6 तक क्लॉज है वह राज्य को प्राप्त अधिकार है, यानी आपको जो प्राप्त अधिकार है उस पर किस आधार पर रोक लगाई जाएगी, यानी आपके अधिकार को कम किया जाएगा या रोका जाएगा, तो उसका प्रावधान है। और वह अधिकार किसके पास है, राज्य के पास है। तो यह ध्यान रखना है आर्टिकल 19। तो मैंने यहाँ पे आज 17 से लेके 19 तक के आर्टिकल को पढ़ा है। इसमें एक आपको केस में बताना चाहूँगा, एक केस मैं बताना चाहूँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बता देना चाहता हूँ। एक केस है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें आर्टिकल 19 के ही तहत है, तो इसको मैं बता देता हूँ। तो यह आपको ध्यान रखना है, एक केस है नवीन जिंदल, नवीन जिंदल, जिंदल बनाम भारत संघवाद, भारत संघवाद, यह केस। तो इस केस में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, किस केस में कहा कि आपको दुकान, फैक्ट्री, कंपनी, कंपनी आदि पर, या घर मान लिए, घर भी मान सकते हैं, आदि पर क्या भारतीय ध्वज, भारतीय ध्वज यानी तिरंगा लगाने का आपको अधिकार है। और यह किस अधिकार में आएगा, अब व्यक्ति का अधिकार, किसमें, अब व्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत ही आएगा। तो यह भी आपको केस भी ध्यान रखना है, नवीन जिंदल बनाम भारत संघवाद, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकान, फैक्ट्री, कंपनी आदि पर भारतीय ध्वज लगाना अभिव्यक्ति की आज़ादी यानी अभिव्यक्ति के अधिकार के अंतर्गत ही आता है, या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आता है। तो ये थी हमारी चर्चा आर्टिकल 17 से 19, बहुत डिटेल में चले हैं और आगे हम इसकी चर्चा को देखेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राइटिंग पे मत जाइएगा, आप लोग नॉलेज लेते रहिए, और मेरा प्रयास है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दिया जाए। और मुझे यह उम्मीद भी है कि शायद यूट्यूब पे, या आप मतलब एक्सेप्शन की बात तो नहीं करते, एक्सेप्शन तो हर चीज़ में होता है, यहाँ भी था, देखिए एक्सेप्शन कहाँ था, उपाधियों के अंत में था, शिक्षा और सेना को छोड़ के बाकी उपाधियों के बंद की करने की बात की गई थी। तो एक्सेप्शन सब जगह होते हैं, कोई कोई पढ़ा होगा, लेकिन मेरा दावा है कि यूट्यूब पर शायद ही इतनी डिटेल में आपको क्लास कहीं मिलेगी। तो आप लोग क्लास देख लीजिए, क्लास का भरपूर लाभ उठाइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। आप लोगों का यह दायित्व है कि आप लोग हमको प्रोत्साहित करते रहें, मोटिवेशन देते रहें, और हम निरंतर अपनी क्लास को जारी रखें। तो जैसा भी लगा हो कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिएगा, सेशन को लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ साथियों के साथ इसको शेयर भी जरूर करिएगा। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।